नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रैक यूपीएससी विद अस। आज हम आपके लिए लाए हैं एमसीक्यू बेस्ड ऑन पीटी 365 और ये पॉलिटी और गवर्नेंस के जो मॉड्यूल है पीटी 365 का उसके बेस पे एमसीक्यू प्रिपेयर किए गए हैं और ये काफ़ी रिलेटेबल है यूपीएससी से। क्रैक यूपीएससी विद अस का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं, तो वो है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो आर्टिकल 338 बी है वो डील करता है विद स्ट्रक्चर, ड्यूटीज़ और पावर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि 338 बी एक जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके उसके दौरान ये ऐड किया गया है। जो आर्टिकल 342 ए है वो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो नोटिफाई करे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को, और पावर पार्लियामेंट को भी देता है कि वो सेंट्रल और स्टेट लिस्ट को अल्टर करे। तो यहाँ थोड़ा सा झोल है कि जो सेंट्रल लिस्ट को तो पार्लियामेंट अल्टर कर सकता है लेकिन स्टेट लिस्ट को नहीं कर सकता है। तो यहाँ इसका आंसर ए है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसने आर्टिकल 338 बी और 342 ए को इंसर्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन में। वही आर्टिकल 338 बी जो डील करता है वो स्ट्रक्चर, ड्यूटी और पावर है एनसीबीसी की। और आर्टिकल 342 ए के दो क्लॉज ऐड किए हैं जिसमें कि एक पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को नोटिफाई करे, और पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो सेंट्रल लिस्ट को अल्टर करना कि स्टेट लिस्ट को। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने जो अमेंडमेंट लाया है आर्टिकल 342 ए 1, उसमें जो क्लॉज 3 है उससे क्या है कि ओबीसी लिस्ट को अपने स्टेट के रिस्पेक्टिव स्टेट के बेसिस पे वो नोटिफाई और उसको अल्टर कर सकता है। अब स्टेट अल्टर कर सकते हैं, पहले ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट की वजह से ये स्टेट के पास नहीं था, ये जो पावर थी अब उसको रिस्टोर किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द केशवानंद भारती केस। और केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट ने जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसको अपहेल्ड किया था और पार्लियामेंट के पास कहा था कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अमेंड कर सकता है एनी और ऑल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी एक या सभी प्रोविज़न को वो अमेंड कर सकता है। तो ये आधा सही है, जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई है जो सुप्रीम कोर्ट ने है, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर का नाम दिया गया है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके जो उसमें सुप्रीम कोर्ट चीज़ें टाइम टू टाइम ऐड करता रहता है, उस बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशनल ऐड करता रहता है। तो उन चीज़ों को जो है पार्लियामेंट वो अमेंड नहीं कर सकता है। सेकंड पार्ट है कि प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस अमेंडेबल। तो ये भी सही है। जो एक सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द 25th एंड 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंटायरली। ये एंटायरली नहीं, कुछ प्रोविज़न इसके अपहेल्ड किए थे, कुछ को इन्होंने कैंसल आउट किया था, या जो सुप्रीम कोर्ट ने है वो उन प्रोविज़न को अपहेल्ड नहीं किया था। तो जो इसका आंसर है वो है सी है, 1 और 2। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो है कि जो सुप्रीम कोर्ट अच्छा जो ये केशवानंद भारती केस है उसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी, उसका जो लार्जेस्ट बेंच आज तक जो फॉर्म हुई है। और ये केशवानंद भारती केस लैंड डिस्प्यूट था, लेकिन उसका जो स्कोप है वो बढ़ा दिया गया। फिर वो गोलकनाथ जो केस था उसकी इंटरप्रिटेशन भी हुई, री इंटरप्रिटेशन हुई आर्टिकल 368 की में जो पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर है उसको इंटरप्रेट किया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था या 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो सेक्शन 2 और 3 डाले गए थे
29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उनको भी एग्जामिन किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने 24th अमेंडमेंट एक्ट को अपहेल्ड किया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी या सभी प्रोविज़न को वो अमेंड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। बस उसमें उन्होंने कंडीशन डाल दी कि वो अल्टर नहीं कर सकते, डैमेज और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते जो बेसिक फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन कहा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 25th और 29th अमेंडमेंट एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को भी अपहेल्ड किया, लेकिन जो पार्ट जुडिशियल रिव्यू को रिस्ट्रिक्ट करता था, कर्टेल करता था, उसको जो सुप्रीम कोर्ट ने है उसको अपहेल्ड नहीं किया। तो और एक चीज़ ये असेस कर दी कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और वो अमेंडेबल है। फिर उसके बाद जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने है वो सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड वो प्रियम्बल में ऐड किया था। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तीसरा क्वेश्चन है, वो है कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ लैंग्वेज अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो 8th शेड्यूल में जितनी भी लैंग्वेजेस है उनको क्या बेनिफिट मिलता है उस कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में होने से। तो कैंडिडेट कोड राइट ऑल इंडिया कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन शेड्यूल्ड लैंग्वेज, ये सही लग रहा है। इट विल रिकॉग्नाइज एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द नेशन, ये ऑफिशियल लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज की काफ़ी डिबेट है, तो क्या ये ऐसा कर सकता है? तो ये ऐसा कर सकता है। MPs could speak in this language in the parliament, but MLA cannot speak in the state legislative assembly except governor of the state permit MLA to do so। तो ये जो तीसरी स्टेटमेंट है ये गलत है। MP और MLA सभी अगर कोई लैंग्वेज 8th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल है उसकी पार्ट है, तो MLA और MPs वो भाषा में, वो लैंग्वेज में पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली में बोल सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है A1 and 2। सो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो है कि जो सिग्निफिकेंस है इंक्लूजन करने का जो 8th शेड्यूल में लैंग्वेज को, उसका जो कि एक तो ऑफिशियल लैंग्वेज की रिकॉग्निशन मिल जाती है नेशन में, साहित्य अकादमी जो है वो स्टार्ट करती है उस लैंग्वेज को रिकग्नाइज करना और उसकी जो बुक्स है उसको ट्रांसलेट करना और भाषाओं में और भारतीय भाषाओं में। तो मतलब साहित्य अकादमी के जो अवार्ड है वो भी उस भाषा के जो राइटर है, पोएट है, ऑथर जो भी है उन सबको ये मिलता है। MP और MLA इस लैंग्वेज जो रिकग्नाइज हुई है लैंग्वेज उसमें असेंबली में और पार्लियामेंट में बोल सकते हैं। कैंडिडेट ऑल इंडिया कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन उस भाषा में लिख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स है जो 8th शेड्यूल में अगर कोई लैंग्वेज इंक्लूड की जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो सिंस द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैज़ बीन अ फंडामेंटल राइट। तो ये तो थोड़ा ब्लंडर ही लग रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी काफ़ी लेट आया है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। थ्रू 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 आर्टिकल 43B हैज़ बीन इंसर्टेड इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये स्टेटमेंट सही लग रहा है। बेसिकली फंडामेंटल राइट भी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही ऐड किया गया है, तो इसमें स्टेटमेंट 2 सही है। सो ऑप्शन बी इज हमारा आंसर होगा। सो जो इसकी एक्सप्लेनेशन है कि भाई 97th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 को किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, उसने आर्टिकल 19(1)(c) टू मेक राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी ए फंडामेंटल राइट बना दिया इसको, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करना एक फंडामेंटल राइट है। और आर्टिकल 43B पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन DPSP जो है उसमें ऐड किया गया कि स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो स्टेट को क्या है कि एंडेवर करना चाहिए या प्रमोट करना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी की वो फ्रीली डेवलप हो इंडिया में। और पार्ट 9B
इंसर्ट किया गया, जो एक पार्ट है वो 9B इंसर्ट किया गया, जो कि डील करता है इनकॉर्पोरेशन टर्म्स ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड्स एंड इट्स ऑफिस बियरर्स एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो बेसिकली ये इसके कोऑपरेटिव इसके बारे में ही, या बोर्ड मेंबर कैसे होने चाहिए, क्या क्या उनका टर्म्स होना चाहिए, कैसे मैनेजमेंट होना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का। और पार्ट बी एक्सटेंडेड फ्रॉम आर्टिकल 243 ZH टू ZT। तो इसमें जो आर्टिकल के टर्म्स में है वो 243 ZH टू 243 ZT तक ये एक्सटेंड हुआ पार्ट बी। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन ऐड की गई, जिसके मिनिस्टर अमित शाह है। इसी वजह से ये न्यूज़ में भी था।